was a matter of representation to be resolved. Did inequitable representation in geographical terms mean that there should be one seat each from Asia, Africa, and Latin America, and the Caribbean? Should the representation, on the other hand, be by regional or sub-regional rather than continent? Why should the issue of equitable representation be decided by the geography, and why not be level of economy development? Why not, in the other words, give more seat to members of the developing world? Even here there are difficulties. The developing world consists of country at many different levels. The development, what about culture? Should different culture or civilization be given representation in a more balanced way? How does one divide the world by civilizations or culture, given that nation have so many culture streams within the border? ना कह रहे हैं ये इसके आगे क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंटेटिव के इश्यू को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या जोग्राफिकल दृष्टि से इक्वलिटी के रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग ये है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई ऐसे एरिया है जहां पर एक एक सीट सिक्योरिटी काउंसिल्स में होनी चाहिए। अब इन प्रश्नों में यह भी है कि क्या इन बिग कंट्रीज के बजाय अगर हम रिप्रेजेंटेटिव को आधार बनाया जाए, बेस बनाया जाए, जो इनके पास की कंट्री है, अगर हम इनको बेस बनाएं तो रिप्रेजेंटेटिव का इशू अगर ज्योग्राफी के बेस पर फिर हम क्यों हल किया जाए? इकोनॉमी डेवलपमेंट को अगर बेस मान करके इस इशू को क्यों नहीं हल कर सकते हैं? अगर इकोनॉमी डेवलपमेंट को अगर हम बेस मानते हैं तब भी कठिनाई है कि डेवलपमेंट कंट्रीज जो है यहाँ पे डेवलप की अलग अलग सीढ़ियाँ बनी हुई है। फिर हम कल्चर को क्या करें? तो क्या अलग अलग कल्चर, अलग अलग सभ्यताओं को ज़्यादा बैलेंस के रूप में हमें रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाए, या कोई ऐसा वर्ल्ड हो जहाँ पर कल्चर के बेस पर या कल्चर को बांटकर हम कैसे देख सकते हैं जब किसी एक ही राष्ट्र के अंदर या नेशन के अंदर अलग अलग कल्चर और धाराएं स्ट्रीम प्रेजेंट हो। Relation issue was a change the nature of the membership altogether. Some instead, for instance, that the veto power to the 5 permanent members to be obliged. Many perceive the veto to be in conflict with the concept of democracy and sovereign equality in the UN, and thought that the veto was no longer right to relent. ना इसी से जुड़ी हुई एक और हमारे पास इशू है, और यह है हमारी मेंबरशिप को लेकर के। ये मेंबरशिप को अगर हमें चेंज करना है तो मिसाल के तौर पर कुछ प्रेशर किया गया है। तो 5 जो हमारे परमानेंट मेंबर हैं जिन्हें हमने वीटो पावर कह रखा है, तो वीटो पावर को ख़त्म होना चाहिए। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेसी के अंदर सॉवर्जिनिटी जो इक्वलिटी दे रखी है कि इस धारणा से मेल नहीं खाता। अतः हमें संयुक्त राष्ट्र के लिए कुछ उचित और कुछ नया चीज़ जो इसके लिए ज़रूरी हो, जो रिलेवेंट हो, उसे हमें यूज़ करना चाहिए। इन द सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। अभी कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 हमारे नॉन परमानेंट मेंबर भी है। द चार्टर गिव द परमानेंट मेंबर ट्रू प्रिविलेज एंड पोजिशन टू ब्रिंग अबाउट stability in the world after the Second World War. The main privileges of the 5 members are permanent and the veto power. The non-permanent members serve for only 2 years at a time and give way after that the period to newly elected member. A country cannot be re-elected immediately after completing a term of 2 years. The non-permanent members are elected in a manner so they represent all continent of the world. Now ये कहते हैं कि जो हमारे सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 5 मेंबर ऐसे हैं जो कि हमारे परमानेंट है और 10 मेंबर ऐसे हैं जो नॉन परमानेंट हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में स्थिति को कायम करने के लिए या हमारे स्थिति को स्थिर करने के लिए तो यूएन ने एक घोषणा पत्र 5 मेंबर्स जो कि हमारे परमानेंट थे
उनको एक हैसियत दी गई और उनका एक मुख्य फ़ायदा ये था कि सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी मेंबरशिप जो है परमानेंट रहेगी, उन्हें वीटो का राइट होगा। और जो नॉन परमानेंट है उन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाएगा और इस ड्यूरेशन में उनकी जगह फिर नए ऐसे मेंबर्स होंगे जिनको लिया जाएगा। यानी कि हर 2 वर्ष के बाद में यहाँ पर इलेक्शन होंगे और 2 साल की इलेक्शन के बाद में नॉन परमानेंट के जो मेंबर्स हैं इनको चेंज कर दिया जाएगा और इस पद के लिए उन्हें फिर से नई तरीके से इलेक्शन होगा। तो नॉन परमानेंट मेंबरों का जो इलेक्शन है वो इस तरह से होता है कि वर्ल्ड की सभी जितने भी पावरफुल कंट्रीज है वो उनका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Most importantly, the non-permanent member do not have the veto power। और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो की कोई भी पावर नहीं होती है। तो व्हाट इज द वीटो पावर? अब वीटो पावर है क्या? इन टेकिंग डिसीजन द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसेस बाय द वोटिंग ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट। अब ये कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग होती है तो सभी मेंबर्स के एक ही वोट उसके अंदर काउंट किए जाते हैं। तो हाउ द परमानेंट मेंबर कैन वोट इन ए नेगेटिव मैनर so that even it all other permanent member and non-permanent member veto for a particular decision, or any permanent member negative veto can stall the decision. This negative veto is the veto. Now सुनो, आप कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनको हमें वीटो का राइट नहीं होता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल ने फैसला किया कि जिस समय इलेक्शन होंगे उनके द्वारा हर मेंबर्स को वोट देने का राइट होगा और जो हमारे परमानेंट मेंबर हैं उनमें से कोई भी एक अपने वोट का प्रयोग नहीं भी कर सकता। इस तरह वे किसी भी फैसले को रोक भी सकता है, भले ही अन्य जो परमानेंट मेंबर हैं एक स्थायी यानी परमानेंट सदस्यों ने इस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। While there has been a more abolish or modify the veto system, there is also a realization that the permanent members are unlike agree to such a reform also. The world may not be ready for such a radical step even though the Cold War is over without the veto. There is the danger as in 1945 the great power was lost interest in the world body, that they would do what they pleased outside it, and without their support and involvement the body would be ineffectively. और लास्ट पैराग्राफ है, ये कहते हैं जिन लोगों के वोट देने के राइट को इन्होंने ऑब्लाइज किया है या निषेधाधिकार कर दिया है, लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि जो परमानेंट मेंबर है उनमें रेगुलेशन के लिए या फिर सुधार के लिए राजी वो होंगे। कोल्ड वार के बाद ही कोल्ड वार भले ही एंड हो गया है लेकिन ये पॉसिबल है कि वर्ल्ड में अभी भी इतने ज़्यादा चेंजेस के लिए वो तैयार ना हो। अब इस बात का खतरा है कि वीटो न हो तो 1945 के समान इन पावरफुल कंट्रीज में दिलचस्पी यूएन में न रहे। इससे बाहर रहकर भी वे अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं और उनका जुड़ाव, उनका सपोर्ट के अभाव में यह ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव अब नहीं रह सकता है।